नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। वक्त हो गया 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। 5 साल में बाजार की पहली नेगेटिव अक्टूबर सीरीज में निफ्टी करीब 4% गिरकर बंद। पावर छोड़कर बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स में बिकवाली। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में दबाव। अब लाइसेंस में आपको परीक्षा देनी पड़ती है, काफी बातों को कर, अभी कोई इतना घर में बैठकर लाइसेंस नहीं मिल सकता और मैं उसको और कठिन कर रहा हूं ताकि लोगों को रिटर्न एग्जामिनेशन भी देनी पड़ेगी। देश में गाड़ी लाइसेंस मिलना और हो सकता है मुश्किल। सीएनबीसी आवाज रियल एस्टेट अवार्ड में रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कहा, रोड हादसे रोकना सरकार की प्राथमिकता। लाइसेंस के लिए लिखित परीक्षा अनिवार्य कर सकती है सरकार। एयरलाइंस की मनमानी पर कसेगा शिकंजा। टिकट के बाद भी सीट के पैसे और जबरन इंश्योरेंस पर एयरलाइंस कंपनियों से मांगा जवाब। सरकार जारी करेगी गाइडलाइंस। राजस्थान में कांग्रेस नेताओं के घर पर ईडी के छापे। अशोक गहलोत ने बताया गुंडागर्दी। गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को भी ईडी ने भेजा सम्मन। पीएम मोदी ने की शिरडी में साईं बाबा की पूजा अर्चना। मंदिर में कतार परिसर का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र को 7500 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात। गोवा में आज 37वें राष्ट्रीय खेल का करेंगे शुभारंभ। उत्तरी गाजा में जमीनी ऑपरेशन करके वापस लौटी इजरायली सेना। हमास का भी इजरायली हेलीकॉप्टर मार गिराने का दावा। तुर्की और ईरान की इजरायल को चेतावनी। बाइडेन बोले, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऐलान की वजह से हमास ने किया हमला। एशियाई पैरा गेम्स में भारत का अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन। 16 गोल्ड पर कब्जा। अब तक कुल 73 मेडल। पीएम मोदी ने दी बधाई। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इजरायल और हमास के बीच चल रहे जंग से। इजरायल हमास के बीच जो जंग है वो बेहद अहम मोड़ पर आ पहुंचा है। इजरायल ने गाजा के अंदर घुसकर ऑपरेशन की शुरुआत की है। कल रात इजरायल के टैंक उत्तरी गाजा के अंदर दाखिल हुए। खबर है कि उत्तरी गाजा में इजरायल की सेना ने हमास के कई ठिकानों को ध्वस्त किया है और रात में ही सैनिक वापस अपनी सीमा में लौट भी आए हैं। इधर हमास ने दावा किया है कि उसकी अल कसिम ब्रिगेड ने मिसाइल के जरिए बुरेज कैंप के पास इजरायल के एक हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। इस बीच तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यप एर्दोगन ने कहा है कि अगर इजरायल ने गाजा के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया तो नरसंहार होगा। उन्होंने यह भी कहा है कि हमास आतंकवादी संगठन नहीं है, बल्कि वो मुजाहिदीन है जो कि अपनी मातृभूमि की रक्षा कर रहे हैं। ईरान भी इजरायल को चेतावनी दे रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामेनेई ने कहा है कि नेतन्याहू की सरकार असहाय फिलिस्तीनी लोगों, बच्चों और महिलाओं से बदला ले रही है क्योंकि वो मुस्लिम लड़ाकों का मुकाबला करने में असमर्थ है। खामेनेई ने यह भी कहा कि अमेरिका के हाथ गाजा के बच्चों के खून से सने हुए हैं। इजरायल की सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी हमले का दावा किया है। इस हमले में आतंकियों के सैन्य अड्डों को तबाह करने का दावा भी किया गया है। वहीं इजरायल हमास जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बड़ा दावा किया है। बाइडेन ने इजरायल पर हमास के हमले के पीछे इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को कारण बताया। बाइडेन ने कहा कि हाल ही में दिल्ली में G20 समिट के दौरान इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक ऐलान हुआ था। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि यह ऐलान हमास के इजरायल पर आतंकी हमले का एक कारण है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि उनके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है, लेकिन उनकी अंतरात्मा यह कहती है कि हमास ने इसी वजह से यह हमला किया होगा। बाइडेन ने यह भी कहा कि वो इस काम को नहीं छोड़ सकते हैं। I'm convinced one of the reasons Hamas attacked when they did, I have no proof of this, just my instinct tells me, is because of the progress we were making towards regional integration for Israel and regional integration overall. And we can't leave that work behind.
इस बीच इजरायल हमास जंग को लेकर संयुक्त राष्ट्र में भी घमासान मचा हुआ है, जहां पर गाजा में युद्ध विराम को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका और रूस ने दो अलग अलग यहां पर प्रस्ताव दिए, लेकिन दोनों ही खारिज हो गए। अमेरिका ने रूस के प्रस्ताव के खिलाफ वीटो किया, तो वहीं चीन और रूस ने अमेरिका के प्रस्ताव के खिलाफ वीटो करके उसे खारिज कर दिया। अमेरिका ने गाजा में सहायता पहुंचाने की अनुमति के लिए हिंसा को रोकने का प्रस्ताव दिया था, जिस पर रूस और चीन ने वीटो कर दिया। दरअसल अमेरिका के प्रस्ताव में सदस्य देशों की आत्मरक्षा के तहत अधिकार का उल्लेख किया गया था, जबकि रूस के प्रस्ताव में इजरायली सेना के गाजा के निवासियों को तत्काल दक्षिणी हिस्से में ले जाने के आदेश को वापस लेने की बात कही गई थी। इजरायल हमास जंग जिस मोड़ पर पहुंच गया है, अब वहां से आगे क्या होगा? अल जवाज अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा शाम 7:57 और अब हम बात करेंगे बाजार की, जहां आज भी बाजार में लगातार छठे दिन लाल निशान पर बाजार बंद हुआ है। पावर सेक्टर को अगर आप छोड़ दें तो बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स में आज बिकवाली देखी गई। सेंसेक्स 901 अंक गिरकर 63,148 पर बंद हुआ, तो निफ्टी की अगर बात करें तो ये 265 अंक गिरकर 18,857 पर बंद हुआ। सबसे ज्यादा जो बिकवाली रही वो रियलिटी, ऑटो, मेटल इंडेक्स में दिखी, तो वहीं बैंकिंग, फार्मा, आईटी ये कुछ ऐसे शेयर थे जिस पर दबाव देखा गया। मार्केट का पूरा हाल समझने के लिए चलते हैं यतिन के पास। यतिन, बताएं जरा बाजार के आज के हाइलाइट्स क्या क्या रहे? जहां तक कि बाजार का सवाल है, लगातार छठे दिन भारतीय बाजारों में प्रेशर रहा ग्लोबल संकेतों के चलते, और आज जो मंथली एक्सपायरी थी उसके चलते बाजार में आपको ज्यादा प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा। जहां तक कि बाजार का सवाल है, सभी के सभी सेक्टर्स लाल निशान में ही बंद हुए। हालांकि हमने मिड कैप और स्मॉल कैप इंडिसेज में लोअर लेवल से आधे से ज्यादा नुकसान की भरपाई देखी सेकेंड हाफ में, तो अच्छी रिकवरी रही स्मॉल और मिड कैप इंडिसेज में। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो दोपहर को लगभग 1:5 था, वो सुधर के लगभग 7:12 हो गया। यानी काफी अच्छी मार्केट की ब्रेथ सुधरने में आपने सेकेंड हाफ में टेक्निकली एक बाउंस बैक देखा। 18,800 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, जो होल्ड करे तो शायद आपको यहां से बाउंस बैक आता दिखे, ऐसा टेक्निकल एक्सपर्ट्स का मानना है। लेकिन हाँ, बाजार में जबरदस्त बिकवाली का माहौल है और उम्मीद ये करेंगे कि कल जब नवंबर सीरीज का आगाज होता है तो वो पॉजिटिव नोट पे हो। जी, लेकिन इस बीच आज सेक्टर्स और शेयरों का कैसा एक्शन रहा, इसमें ये भी बताइए। देखिए, अगर हम बाजार की बात करें तो एक्सिस बैंक के अच्छे नतीजों के बाद शेयर में लगभग 1.5% की तेजी रही। ये निफ्टी का टॉप गेनर आज आपको बनता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा इंट्राडे में अदानी पोर्ट्स में काफी अच्छी रिकवरी आई और HCL टेक्नोलॉजी पैक में यहाँ आपको खरीदारी आती हुई दिखाई पड़ी। लेकिन ज्यादातर स्टॉक जैसे कि एशियन पेंट्स खराब नतीजों के बाद शेयर में लगभग 5% का इंट्राडे फॉल आपने देखा। इसके अलावा M&M, बजाज फाइनेंस, UPL जैसे काउंटर्स में भी आपने बिकवाली हावी होते हुए देखी। मिड कैप्स में भी सिलेक्टिवली अच्छे नतीजों के वजह से काफी अच्छे मूव्स आए, खास करके जिंदल सॉ रिजल्ट्स के बाद स्टॉक में 8% की तेजी। सोनाटा सॉफ्टवेयर, प्रिज्म, जॉनसन और स्वान एनर्जी जैसे काउंटर्स में भी आपने 5 से 10% के बीच की तेजी देखी। हालांकि अगर हम वेल्सपन इंडिया की बात करें तो कल 15% चढ़ने के बाद आज स्टॉक में लगभग 7.5% की गिरावट। एस्टर DM, डेल्टा कॉप और MMTC जैसे काउंटर्स में आपने 5% की गिरावट देखी। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका यतिन। तो बाजार में भले ही गिरावट हो, लेकिन बाजार के जो फंडामेंटल्स हैं वो अच्छे हैं, इसलिए निवेशकों को फिलहाल डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा कहना है मार्केट दिग्गज महेश पाटिल का। उन्होंने आगे ये भी कहा कि इस समय निवेशक लंबे समय के लिए लार्ज कैप कंपनी में निवेश कर सकते हैं। थोड़ा सा हमारा झुकाव जो है वो लार्ज कैप कंपनीज और जो फ्रंटलाइन कंपनीज है उसके तरफ है, बिकॉज वहां पे हमें ज्यादा सेफ्टी दिख रही है। वहां पे जैसे मैंने बात की कि निफ्टी की जो है ओवरऑल वैल्यूएशंस ठीक ठाक है। ये जो करेक्शन आ रही है वो एक आई मीन वेल काइंड ऑफ एंटिसिपेटेड करेक्शन है। जो नॉर्मल इवन बुल मार्केट में हमने देखे हैं कि इस तरह की अराउंड 10% की करेक्शन काफी बार आती है। हमें लग रहा है कि ऐसी एक करेक्शन है, ज्यादा इस डरने की बात नहीं है, बिकॉज अंडरलाइंग फंडामेंटल्स काफी ठीक है। सो मैं नहीं कहूँगा कि इन्वेस्टर को कि अभी पैनिक करके निकल जाना चाहिए। हालांकि आपके अगर एसेट एलोकेशन में काफी कुछ चेंज हुआ है, राइट, तो वो एसेट एलोकेशन रीबैलेंसिंग करने की बहुत जरूरत है। और अब बात करेंगे एयरलाइंस की, जिसमें हर सीट के लिए पैसा, इंश्योरेंस और दूसरी सर्विस लेने के लिए बाध्य करना, ये सब डार्क पैटर्न सेलिंग के अंदर आते हैं। अब इस पर सरकार शिकंजा कसने जा रही है। सरकार ने जल्द ही गाइडलाइंस जारी करने
की बात भी कही है। लेकिन इससे पहले कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय ने 8 नवंबर को एयरलाइंस और कंज्यूमर संगठनों की बैठक बुलाई है। कंज्यूमर अफेयर की अतिरिक्त सचिव निधि खड़े से बातचीत के हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। यदि आपने पहले से दे रखा है कि भाई अमुक सीटें जो हैं उनका कॉस्ट ये होगा, तो ये तो एक फेयर और इन्फॉर्म्ड चॉइस लेने के लिए मतलब उचित है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने इसका हिडन कॉस्ट रखा हुआ है और कंज्यूमर जब सीट सिलेक्शन के लिए जाता है उसे एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, तो ये डार्क पैटर्न के इश्यूज हैं। तो हम लोगों ने 8 नवंबर को सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं, इंक्लूडिंग जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारे जो टूर एंड ट्रैवल कंपनीज हैं और साथ साथ जो एयरलाइंस के प्रमुख लोग हैं, उन सभी को हमने इसके एक बैठक के लिए बुलाया है। इंश्योरेंस लेने के लिए भी मजबूर कर रही है एयरलाइंस कंपनी आपको? एकदम। तो आप टिकट खरीदने जाते हैं लेकिन वो ऑटोमेटिकली पॉपअप होता है कि क्या आपको इंश्योरेंस लेना है। आप कहते हैं नहीं, या मान लीजिए आपके पास पहले से इंश्योरेंस है, यू डोंट वांट टू टेक इट, और जब आप मना करते हैं तो वो आपको शेम करता है, वो कहता है आई विल रिस्क माई लाइफ। सो ये कभी कभी कंफ्यूजिंग होता है। तो कंज्यूमर जो है वो इस तरह की जो नैगिंग चॉइसेस हैं, वेयर ही इज बीइंग फोर्स्ड टू टेक अ सर्टेन सब्सक्रिप्शन, तो इन सब चीज़ों से कैसे बचा जाए और कंज्यूमर के लिए ज़्यादा आसान, सुलभ और जो एक उचित सेवा है। एयरलाइन में क्या है डार्क पैटर्न सेलिंग, और क्या सिर्फ गाइडलाइंस की तरह तरह की वसूली पर रोक लग जाएगी? आज का कंज्यूमर अड्डा में इसी पर होगी खास चर्चा शाम 5:57 पर। सीएनबीसी आवाज रियल एस्टेट अवार्ड में मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में नितिन गडकरी ने कहा कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने में रियल एस्टेट की अहम भूमिका होगी और रियल एस्टेट डेवलपर को लो कॉस्ट और अफोर्डेबल हाउसिंग बनाने पर जोर देना चाहिए। अभी हम 5वें नंबर पर हैं और प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने। हम लोग तीसरी अर्थव्यवस्था दुनिया में बने और इसके लिए जो सेक्टर्स हैं जिसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है उसमें रियल एस्टेट है। केवल एक बात मैं कहूंगा कि अफोर्डेबल हाउसिंग एंड लो कॉस्ट हाउसिंग को थोड़ा ये ध्यान दे, क्योंकि 10 लाख रुपए के ऊपर जो घर लेने वाले लोग हैं उनकी संख्या पॉपुलेशन की तुलना में 1-1.5% है। ये जो गरीब लोग हैं उनको अगर 10 लाख के अंदर घर मिलेंगे तो वो काफी इनका टर्नओवर बढ़ेगा। हाँ, बड़े इसमें एक ही इसमें जो फायदा होगा, इसके लिए 4 स्कीम में फायदा होगा, पर इसमें रिस्क नहीं है। पर एक आधे बार अगर बड़ी बिल्डिंग बनाई और किसी ने नहीं खरीदी किया तो बैंक का इंटरेस्ट मीटर किसी के लिए रुकता नहीं, उससे अनेक बिल्डर फिर अड़चन में आते हैं। और सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल के साथ नितिन गडकरी का ये पूरा इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप देख सकते हैं आज शाम 5:27। और अब बात करेंगे राजस्थान की। वो इसलिए क्योंकि ईडी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को पूछताछ के लिए बुलाया है। वैभव को कल दिल्ली या जयपुर में पेश होने के लिए कहा गया है। ये संबंध एक होटल, रिजॉर्ट और कुछ प्राइवेट कंपनियों पर मारे गए छापों से संबंधित है। ईडी ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और साथ ही जो निर्दलीय विधायक हैं प्रकाश हालदा, उनके आवास पर भी छापेमारी की है। अशोक गहलोत ने इन कार्रवाइयों को बीजेपी की गुंडागर्दी बताया है। अशोक गहलोत ने कहा कि आज हालात चिंताजनक हो चुके हैं, किसी एक का सवाल नहीं है, उन्होंने पूरे देश में दहशत पैदा कर रखी है। डेमोक्रेसी में अगर ऐसी सरकार बनी बैठी है दिल्ली में जो लोगों दिल जीतने के बजाय अपने कार्यों से, अपने व्यवहार से, अपनी नीतियों से, अपने कार्यक्रमों से और सिद्धांतों से आप कामयाब हो, उसकी बजाय आप जो है आप गुंडागर्दी कर रहे हो। गुंडागर्दी ही है। ऊपर के दबाव के बगैर ना ईडी आ सकती है, ना सीबीआई, ना इनकम टैक्स आ सकती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र और गोवा के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने सबसे पहले शिरडी के साईं बाबा के दर्शन किया और यहां पूजा अर्चना की। यहां पीएम ने मंदिर में दर्शन कतार परिसर का उद्घाटन भी किया। इस दौरान पीएम के साथ यहां महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। पीएम ने आज महाराष्ट्र को 7500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की सौगात दी है, जिसका फायदा राज्य के 86 लाख से अधिक किसानों को होगा। इसके अलावा पीएम मोदी आज गोवा भी जाएंगे, जहां वो 37वें राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत करेंगे।
इस बीच अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पीएम मोदी शामिल होंगे। दरअसल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों ने पीएम मोदी को इसके लिए बाकायदा निमंत्रण दिया था, जिसको पीएम मोदी ने स्वीकार कर लिया और अब वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो वहीं पीएम ने भी कहा है कि ऐसे ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनना तो मेरा सौभाग्य है। दूसरी तरफ पीएम के इस कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी ग्रुप ने सवाल उठाया है। कांग्रेस ने कहा कि भगवान सबके हैं तो सिर्फ एक ही पार्टी के नेता क्यों जाएंगे। वहीं संजय राउत ने कहा है कि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो कुछ भी हो रहा है वो सब चुनाव के लिए है। मोदी जी को आमंत्रण देने की जरूरत ही नहीं है ना, मोदी जी खुद ही जाएंगे। मोदी प्रधानमंत्री है, वो जाएंगे ही। इतना बड़ा इवेंट कौन छोड़ेगा भाई। राम मंदिर तो होना ही था, हो रहा है। हजारों कर सेवक उसमें शहीद हुए हैं। उस वक्त सभी हिंदुत्ववादी संगठन और पार्टियां शामिल थी। शिवसेना थी, बजरंग दल थे, विश्व हिंदू परिषद थी, रथ यात्रा भी निकाल ली थी आडवाणी साहब ने। तो ये सबका परिणाम है कि राम मंदिर बन रहा है। तो मोदी जी अब जाएंगे और राम मंदिर की पूजा करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव आ रहे हैं, ये चुनाव की तैयारी। और अब बात करेंगे अमेरिका की, जहां एक बेहद दुखद घटना हुई है। अमेरिका में बुधवार को एक बार फिर से अंधाधुंध फायरिंग की घटना हुई। यहां के ल्यूस्टन में कम से कम 3 जगहों पर यह फायरिंग हुई है। बताया जा रहा है कि इस घटना में कम से कम 22 लोगों की मौत हो गई और 50 से 60 लोग इस घटना में घायल हैं। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद से संदिग्ध फरार है। पुलिस ने संदिग्ध हमलावर की तस्वीर जारी कर दी है। हमलावर के पास एक बंदूक दिख रही है इस तस्वीर में, जिसकी मदद से उसने इस घटना को अंजाम दिया था। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। आप बने रहे हमारे साथ। फिर आपका स्वागत है और अब बात क्रिकेट वर्ल्ड कप की। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के 25वें मुकाबले में इंग्लैंड और श्रीलंका की टीम आमने सामने है। मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जा रहा है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बैटिंग का यहां फैसला लिया और इस मैच में दोनों ही टीमों की नजर सेमीफाइनल में जगह बनाने की होड़ में बनी होगी। अब तक दोनों ही टीमें 3-3 मैच इसमें गंवा चुकी है और आज हारने वाली टीम टूर्नामेंट से लगभग बाहर हो जाएगी, क्योंकि टॉप 4 के लिए क्वालिफाई करना उनके लिए असंभव होगा। और अगर पॉइंट टेबल्स पे आप नजर डालते हैं तो नंबर 1 पे भारत बना हुआ है। दूसरे नंबर पर दक्षिण अफ्रीका आ चुका है, न्यूजीलैंड उसके बाद, ऑस्ट्रेलिया, फिर पाकिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान जिसने पाकिस्तान को हराया और उसके बाद सबसे आखिरी पायदान से अफगानिस्तान यहां पर पहुंच गया। फिर श्रीलंका, इंग्लैंड, बांग्लादेश और नीदरलैंड्स। वहीं आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का 24वां मैच काफी दिलचस्प रहा। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। टीम ने नीदरलैंड को 309 रन से हरा दिया। ये वर्ल्ड कप इतिहास की सबसे बड़ी जीत है। ऑस्ट्रेलिया ने नीदरलैंड को 400 रन का टारगेट दिया था, लेकिन नीदरलैंड की टीम 90 रन पर ही सिमट गई। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का नेट रन रेट माइनस से प्लस में चला गया। तो वहीं इस मैच में गैलन मैक्सवेल ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। उन्होंने सिर्फ 40 गेंद पर ही शतक जमाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड यहां पर बना दिया। यह वर्ल्ड कप में अब तक का सबसे तेज शतक है। एशिया गेम्स में नाम रोशन करने के बाद अब एशियन पैरा गेम्स में भी भारतीय खिलाड़ी अपने देश का परचम लहरा रहे हैं। सिर्फ 4 दिन में ही भारत की झोली में 73 मेडल आ गए हैं। ये अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन है। इससे पहले 2018 में 72 मेडल का रिकॉर्ड था, जो आज टूट गया। भारतीय एथलीट्स के शानदार प्रदर्शन पर पीएम मोदी ने खुशी जताई। उन्होंने एक्स पर पोस्ट लिखा कि एशियाई पैरा गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने 73 मेडल जीते और जकार्ता पैरा गेम्स 2018 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये अवसर हमारे एथलीटों के दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें सीएनबीसी आवाज के साथ। नमस्कार।